हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 88 है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज आर रैंडम वेरिएबल। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक तरह से फंक्शन है और ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू रियल है। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? हुज डोमेन इज अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका सैंपल स्पेस डोमेन की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस हमने ले लिया, इसमें हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल, ये आउटकम है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है या फिर एक सिक्के को दो बार उछाला जा रहा है, ठीक है। इफ x denotes the number of heads obtained, then x is a random variable। अब अगर हम किसी x को इंट्रोड्यूस करें और कहें कि इस x का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स हैं, हेड आने की संख्या है। अब हेड आने की संख्या तो बदलती रहेगी, तो अब इस x को हम क्या कह देंगे? रैंडम वेरिएबल कह देंगे। देखिए जरा, हेड हेड में अगर हमारे पास ये आउटकम आता है तो इसमें x का मतलब नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। इसमें भी नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। और अगर टेल टेल आता है तो इसमें भी नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 0 है। तो x की एक तरह से वैल्यूज क्या आ रही है? 2 आ रही है, 1 आ रही है और 0 आ रही है। और डोमेन किस पे डिफाइंड है? किसी भी सैंपल स्पेस पे क्या है? डिफाइंड है। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा। एग्जांपल 22। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। एक पर्सन गेम खेल रहा है कि एक सिक्के को वो 3 बार उछालेगा। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम। अगर उसका हेड आता है तो गेम का ऑर्गेनाइजर उसे ₹2 देगा। एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। और अगर आ गया टेल तो उसे ऑर्गेनाइजर को देने पड़ेंगे 1.50, ₹1.50। लेट x डिनोट द अमाउंट गेन एंड लॉस्ट बाय द पर्सन। अब यहाँ पे x का क्या मतलब है? x का मतलब है अमाउंट, गेन किया चाहे लॉस किया। शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल। अब दिखाइए कि x एक रैंडम वेरिएबल है, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। एंड एग्जिबिट इट एज ए फंक्शन, और इसे एक फंक्शन की तरह निर्देशित कीजिए। फंक्शन भी किसके ऊपर? सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के ऊपर फंक्शन की तरह निरूपित कीजिए इस x को। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Since x is a number whose values are defined on the outcome of the random experiment। अब x क्या था हमारे पास कि उसके अमाउंट कितना मिलता है या फिर उसे लॉस कितना होता है। अब ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम जो सिक्के को उछालेंगे उसके आउटकम पे। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल। अब देखिए जरा सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या होंगे। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमें पता है टोटली 8 आउटकम होते हैं। अब इनके ऊपर हम x की वैल्यू निकालेंगे। x का मतलब अमाउंट गेन या फिर लॉस। अगर तीनों बार हेड 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 आता है तब x का मतलब अमाउंट क्या बनेगा? अब हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था एक हेड आने के ₹2, तो उसे तीनों ही हेड आ रहे हैं तो उसे ₹6 मिलेंगे। अगर 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है, डजंट मैटर कि सीक्वेंस क्या है, बस 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है। 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है, तब देखिए जरा अमाउंट क्या बनता है। अब 2 बार हेड के लिए 2 और 2 ₹4 तो उसे मिल गए, बट 1 बार टेल भी तो आ गया ना, मतलब उसे ₹1.50 लौटाने पड़ेंगे। तो 4 में से घटा दीजिए, ₹2.50। ये है, अभी भी इसके पास इतना प्रॉफिट ही हुआ है। तीनों हेड ले लिए, 2 हेड ले लिए। अब बात करते हैं एक हेड, 2 बार टेल आए। वही एक हेड 2 बार टेल आए, सीक्वेंस की यहाँ बात नहीं हो रही, सिर्फ एक बार हेड आए 2 बार टेल आए, ये बात हो रही है। अब हेड आया तो ₹2 मिल गए, बट टेल टेल गड़बड़ कर रही है, टेल के लिए उसे ₹1.50 देना पड़ रहा है। 2 बार आ गया यानी कि ₹3 से देने पड़ेंगे। ₹2 उसने कमाए और ₹3 से देने पड़े, यानी कि उसे माइनस ₹1 का मतलब, माइनस का मतलब यहाँ पे लॉस हुआ उसे ₹1 का। और अब बचता है कि एक भी बार हेड ना आए, मतलब तीनों बार टेल आए, और हर टेल के लिए तो उसे 1.50 देने पड़ेंगे। तो 3 के लिए कितना आएगा? ₹4.50 से देने पड़ेंगे। वेयर माइनस साइन क्या कर रहा है? शो कर रहा है कि प्लेयर को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस x टेक्स अ यूनिक वैल्यू। अब ठीक है, सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट पे x की एक यूनिक वैल्यू आ रही है।
हेंस अब x क्या हो गया, x फंक्शन हो गया। और जरा इसकी रेंज की बात करें तो रेंज के एलिमेंट क्या है, 6, 2.50, -1, -4.50, ये होगी इसकी रेंज। ऐसा ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए बेटा एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23, अ बैग कंटेन्स 2 white and 1 रेड balls। एक बैग में दो तो व्हाइट बॉल्स हैं और एक रेड कलर की बॉल है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। इसके कलर को नोट किया और वापस बैग में डाल दिया। द प्रोसेस इज रिपीट अगेन, इस प्रोसेस को फिर दोबारा किया गया। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द टू ड्रॉज, दो ड्रॉज में रेड बॉल कितनी निकली है, डिस्क्राइब x की वैल्यूज निकालिए। अब पहले हम बात करते हैं हमारे सैंपल स्पेस की। हमारे पास दो व्हाइट बॉल हैं और एक रेड बॉल है। फर्स्ट वाली व्हाइट बॉल को हमने नाम दे दिया W1, सेकंड वाली व्हाइट बॉल पे हमने नाम क्या रख दिया है, W2, और रेड तो एक ही बॉल है उसके ऊपर क्या रख दिया है, R। अब देखिए जरा पॉसिबल आउटकम क्या है। ये भी पॉसिबल आउटकम है कि दोनों बार वही बॉल निकले। क्यों? क्योंकि हम बॉल को निकाल रहे और वापस डाल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों बार सेम बॉल निकल जाए। ऐसे ही दोनों बार दूसरी वाले निकल जाए, एक बार व्हाइट फर्स्ट वाले निकले और दूसरी बार दूसरी वाली व्हाइट निकल जाए, या फिर पहले दूसरी वाली व्हाइट निकले बाद में फर्स्ट वाली व्हाइट निकले। व्हाइट व्हाइट के हमने सारे कॉम्बिनेशन लिखते हैं, अब इन्हीं का रेड के साथ कर देते हैं। फर्स्ट वाली व्हाइट बॉल के साथ रेड बॉल, सेकंड वाली व्हाइट बॉल के साथ रेड बॉल, पहले रेड बॉल फिर फर्स्ट वाली व्हाइट बॉल, पहले रेड बॉल फिर सेकंड ड्रॉ में व्हाइट बॉल। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही ड्रॉ में क्या आ जाए, रेड बॉल आ जाए। ठीक है, अब हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स पे निकालेंगे x, और जहां पे x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अगर हम बात करें W1 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 W2 W2 W1 W2 W2, अब इनमें रेड बॉल तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या आएंगी, 0 आएंगी। बाकी W1R W2R RW2 RW1 की बात करें तो यहाँ पे x, यहाँ पे रेड बॉल कितनी है, एक है। हमारे पास एक और आउटकम रह गया RR, अगर ये आ जाता है तो इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, देन वी कैन से दैट x इज ए रैंडम वेरिएबल, और इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, या फिर 2 आ रही है। ठीक है बच्चे, ये तो था कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, उससे रिलेटेड एग्जांपल से हमने समझा। अब हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा, probability distribution of a random variable. If a random variable x assume values x1 x2 xn, अब हमें पता है कि random variable जो x होता है उसकी कुछ ना कुछ values आते हैं। अगर हम कहें कि उसकी values x1 x2 up to xn इस तरह से हैं with respective probabilities, और उन पे उनकी probabilities क्या है, p1 p2 pn है, such that कि हर एक PI, हर एक प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 1 के बराबर हो सकती है बट 0 के बराबर नहीं, मींस नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज हैं। और सेकंड क्या कंडीशन है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 1 आएगा। देन हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, अगर हमने बना दी ये वाली टेबल, फर्स्ट रो में x की वैल्यूज और सेकंड रो में इन इन वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटीज, तो ये टेबल हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाएंगे। डिस्कस करते हैं एग्जांपल 24 को। एग्जांपल 24, two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। 52 ताश के पत्तों में से रिप्लेसमेंट के साथ दो कार्ड्स को सक्सेसिवली लगातार निकाला है, एक के बाद एक निकाला है, रिप्लेसमेंट वापस साथ साथ करते जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, इक्को का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। ठीक है, अब हमें साफ पता है कि नंबर ऑफ एसेस तो चेंज होते हैं, हो सकता है कि दोनों ही कार्ड्स में इक्के आ जाएं, हो सकता है दोनों ही कार्ड्स में इक्के ना आए, और हो सकता है कि एक कार्ड में इक्का आ जाए और एक में ना आए। तो यहाँ पे जो हमारे पास x है जिसके हम नंबर ऑफ एसेस को डिनोट कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, सो दैट वी कैन से दैट इट इज अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और साथ में एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ क्या है, रिप्लेसमेंट के साथ हो रहे हैं,
तो दोनों ही इवेंट हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पे कोई असर नहीं डाल रहा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टीज का भी। ठीक है, फर्स्ट हम निकालते हैं व्हेन x इक्वल टू 0 देन प्रोबेबिलिटी। अब x इक्वल टू 0 का मतलब x था हमारे पास नंबर ऑफ एसेस, 0 का मतलब कि एक बार भी इक्का ना आए दोनों ड्रॉ में, मतलब दोनों ही ड्रॉ में क्या आए, इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी आए। अब हमें पता है इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इक्के 4 होते हैं, टोटल 52, और ना आने की देखे जाएं तो रिमेनिंग कितने बच गए कार्ड्स, 42 और टोटल 52। अब यहाँ पे नहीं आना तो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब निकालते हैं x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी। अब x इक्वल टू 1 का मतलब कि एक इक्का होना चाहिए दोनों ड्रॉ में से। अब ये तो कोई फिक्स नहीं है कि पहले ड्रॉ में इक्का निकले, हो सकता है दूसरे में भी निकले। तो मतलब हम सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉ में इक्का आ रहा है बट सेकंड में नहीं आया क्योंकि एक ही बार आना था, प्लस में फर्स्ट ड्रॉ में इक्का नहीं आया, सेकंड में आया। अब हमें इक्के के आने की ना आने की प्रोबेबिलिटीज पता है, उनकी वैल्यूज रखी, जो टर्म कट रही थी काट दी, और रिमेनिंग से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन x इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2। दोनों ही कार्ड्स पे इक्का आ जाए और हमारे पास तीनों ही प्रोबेबिलिटी आने के बाद हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो बेटा हमने निकाल लिया था जब x की वैल्यू 0 है देन प्रोबेबिलिटी, जब x की वैल्यू 1 है देन प्रोबेबिलिटी। अब x की वैल्यू 2, दोनों ही ड्रॉज में एस हैं, इक्के आएंगे। अब इक्के आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन लगाई और सिंप्लीफाई करते ही 2 पे प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बनाएंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल। x की वैल्यूज क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 144 डिवाइड बाय 169। 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 24 बाय 169। 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 1 अपॉन में 169। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इन तीनों ही प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 25 को। एग्जाम्पल 25, find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of a pair of dice। दो डाइस, ठीक है, डाइस के पेयर के 3 थ्रो में नंबर ऑफ डबलेट्स मतलब दोनों पे सेम सेम नंबर कितने बार आएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं नंबर ऑफ डबलेट्स को। पहले डबलेट्स के आने की प्रोबेबिलिटी और डबलेट्स के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब हमें पता है जब हम दो डाई को उछालते हैं तो टोटल आउटकम तो 36 होते हैं। अब डबलेट्स कौन से होते हैं, मतलब दोनों में सेम सेम से नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 होते हैं। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, और डबलेट के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से घटा दो इसको, 5/6। ठीक है, अब बात करते हैं 3 थ्रोस, 3 थ्रो हैं और डबलेट्स क्या आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको x माने तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, या तो 0 आएगी, भाई तीनों थ्रो में किसी में भी नहीं आया डबलेट, 1 आएगी, या 3 थ्रोज में एक बार आ गया, 2 भी हो सकता है, 3 थ्रोज में 2 बार डबलेट आ रहा है, 3 तीनों थ्रोज में तीनों बार डबलेट आ रहा है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब 1 बाय 1 इन पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 मतलब तीनों थ्रो में एक बार भी डबलेट नहीं आना, तो ना आने की निकाल दिए तीनों थ्रोज में, ये आ गया आपके पास आंसर। मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, भाई एक बार डबलेट आएगा। अब कोई फिक्स नहीं है कि फर्स्ट थ्रो में आएगा, सेकंड थ्रो में आएगा, थर्ड थ्रो में आएगा, और प्रोबेबिलिटी में हम हर केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थ्रो में डबलेट आ गया, यहाँ पे सेकंड थ्रो में डबलेट आ गया, और यहाँ पे थर्ड थ्रो में डबलेट आ गया, एक बार आना था। तो तीनों ही केसेस को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करते ये x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी आ गई। अब निकालेंगे x इक्वल टू 2 पे कि 2 बार डबलेट आए, एक थ्रो में ना आए। फिर निकालेंगे x इक्वल टू 3 पे, तीनों बार डबलेट आए। ठीक है, फिर बना देंगे हम उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिए बेटा आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमने x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी। अब निकालते हैं जब x इक्वल टू 2 और वहां पे प्रोबेबिलिटी। अब x इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार डबलेट आएगा। अगेन जगह फिक्स नहीं है कि कब कब आ जाएगा, बस आएगा 2 बार। तो 2 बार डबलेट आ गया, यहाँ पे भी 2 बार डबलेट आ गया और यहाँ पे भी 2 बार डबलेट आ गया। सिंप्लीफाई करते ही प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन x इक्वल टू 2। अब हमारे पास एक केस और है, x इक्वल टू 3, तीनों बार डबलेट आए, 1/6 1/6 1/6 और ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 पे। बट हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो टेबल। x की वैल्यूज क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 पे प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, 1 पे, 2 पे और 3 पे, और वेरिफिकेशन के लिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए बेटा, 1। ठीक है, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 26 को। Example 26. Let x denotes the number of hours you study during a randomly selected school day. एक स्कूल डे के दौरान आप कितने घंटे पढ़ते हैं, इस चीज को x डिनोट कर रहा है। The probability that x can take the values x, अब जो x है वो ये वैल्यूज ले सकता है, हैज द फॉलोइंग फॉर्म, और जहाँ पे k है ये k कोई कांस्टेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या है x की, जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0.1 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, इन दोनों पे kx आ रही है। जब x की वैल्यू 3 या फिर x की वैल्यू 4 है देन प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, k5 - x, और अदरवाइज का मतलब इनके अलावा कोई भी x की वैल्यू लेते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0। इस क्वेश्चंस के कई पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इस k जो अननोन कांस्टेंट था ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज भी हैं, इनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज भी हैं, तो क्यों ना हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। x की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और तो आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनपे क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 ही आ रही है। तो x की वैल्यूज ले ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी थी वो, जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है। जब x की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख दें तो क्या आएगी वैल्यू, k नहीं आएगी, k आएगी। और जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 k आएगी। जब x की वैल्यू 3 है, 5 में से 3 गए, 2 k वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की 2 k। और जब x की वैल्यू 4 है देन क्या आएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू k। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो जोड़ दो इन सबको, 2 2 4 5 और 1 6, 6 के, और ये प्लस का है, 1 से इधर जाएगा माइनस का, घटा देंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू। देखिए जरा क्या आएगी, 0.9 का पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 9/10 और 6 भी नीचे जाएगा, 3 से कट रहे हैं ये, 3/20। इसको डिवाइड करें जरा, 0.0 लगी 30, एक पे जाएगा 100, 5 पे जाएगा 0.15, ये आई है हमारे पास k की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे पूछ क्या रखा है इसने। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स, एटमोस्ट 2 आवर्स। अब जो हमारे पास x की वैल्यू थी 0 1 2 3, ये किसकी है, ये कैपिटल x की वैल्यू है, और ये क्या था आपके पास, नंबर ऑफ आवर्स पे इतने घंटे स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है, अब इसने कहा है कि x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, एटलीस्ट 2 आवर्स। भाई कम से कम 2 घंटे पढ़े, ज्यादा पढ़े कोई बात नहीं। तो हम कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी उठाएंगे, हम 2 और 2 के बाद वाली। भाई कम से कम 2 घंटे, ज्यादा पढ़ता है अच्छी बात है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 2k, 2k और k कितनी होगी, ये 5k होगी है, और हमारे पास k की वैल्यू तो है ही, वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। अब बात करें एग्जैक्टली 2 आवर्स की, मतलब हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये कितनी है, 2k है। k की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, बस 2 से ज्यादा नहीं, इधर इधर वाले।
तो इन सबको जोड़ देते हैं। 0.1 प्लस के प्लस 2k, यानी कि हमें ये निकालनी है। 2k और 1k 3k। और अगर यहाँ पे k की वैल्यू मैं रखूं 0.15 तो ये बनेगा 0.45 और इसमें 0.1 को ऐड करेंगे तो 0.55। ठीक है, ये आएगा आपके पास अटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन। हालांकि सिलेबस से कट गया है इस सेशन के लिए, बट फ्यूचर यूज के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे डिस्क्रीट का मतलब कोई भी इंटरवल में वैल्यू नहीं है, भाई 0 से 10 ऐसे वैल्यू नहीं हो सकते, कुछ भी डिस्क्रीट रैंडमली कोई भी वैल्यू हो सकती है। विच एज्यूम्स वैल्यूज x1 x2 xn, भी कोई भी वैल्यूज हो सकती है और विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, उनकी वैल्यूज हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकलेगी। सच दैट हमें पता है सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। अब हम कैसे निकालेंगे मीन? मीन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, म्यू से, या फिर दूसरा नाम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स भी है। ठीक है, फॉर्मूला समीशन आई फ्रॉम 1 टू n पी आई एक्स आई अपॉन में समीशन पी आई। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जोड़ तो 1 ही होता है, तो ये बन गया हमारे पास मीन का फॉर्मूला। हर एक एक्साइज को उनकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, वो आ जाएगा मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में हम निकालते हैं मीन। देखिए जरा, एग्जाम्पल 27, लेट ए पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन, डाइस के पेयर को उछाला गया, एंड द रैंडम वेरिएबल x, अब x क्या है, बी द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर ऑन 2 डाइस, इन 2 डाइस पे जो नंबर आ रही हैं उनका जोड़, उनका मीन निकालिए। अब हमें पता है 2 डाई के केस में टोटल इवेंट हमारे पास कितने आते हैं, 36। अब x क्या क्या वैल्यू लेगा, मिनिमम वैल्यू की बात करें कि दोनों डाई पे 1 1 आ जाए तो सम कितना बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हाईएस्ट सम क्या बनेगा, दोनों डाई पे 6 6 आ जाए बस 12, 12 से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम, वो होएगा 2 से लेकर 12 तक बीच की कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है। मतलब अब हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तब प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है ऐसा एक ही एलिमेंट होता है 36 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/36। x इक्वल टू 3, ऐसे कितने आउटकम होते हैं 36 में से, 2 आउटकम होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/36। x इक्वल टू 4, अब देखेंगे 36 में से ऐसे कितने आउटकम हैं कि दोनों डाई को जोड़ें तो 4 बने, 3 और 1 4, या तो 1 3 आएगा या 3 1 आएगा या 2 2 आएगा, ये 3 ही आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 3, और टोटल थे 36, 3/36। इस तरह से हम 12 तक x की वैल्यू लेंगे और उन पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट, तो हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे x की सभी वैल्यूज पे, और ये बना दी हमने टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/36 है, जब x की वैल्यू 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 4, और ये कहाँ तक, 12 तक। अब हम निकालेंगे म्यू, म्यू का मतलब मीन। अब हम निकालेंगे ex, ex का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, पी आई एक्स आई, हर एक एक्स आई को उसकी रिलेटिव पी आई से मल्टीप्लाई करते जाओ, और समीशन का मतलब उनको जोड़ते भी जाओ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी 2 और 1/36 की, नेक्स्ट की मल्टीप्लाई होएगी, नेक्स्ट की, ऐसे आपस में मल्टीप्लाई होएगी, और साथ साथ हम इनको क्या करते जाएंगे, जोड़ते भी जाएंगे। हमने गुना किया और आपस में जोड़ा, सिंपलीफाई करते ही हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड मीन। मीन और मीन से ही रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिए बेटा, वेरिएंस के फॉर्मूले पे डायरेक्ट आने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़िए बेटा। The mean of a random variable does not give us information about the variability in the values of the random variable.
रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होते हैं उनमें वेरिएबिलिटी वैरायटी कितनी है मीन से हमें इसके बारे में नहीं पता चलता। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 है तो उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी ये लें, और अगर y की वैल्यू -1 0 4 5 6 लें और उनके ऊपर प्रोबेबिलिटी लें और दोनों पे मीन निकालें तो मीन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट हम ध्यान से देखें तो देखिए डेटा कितना डिफर है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो इस डिफरेंट को दूर करने के लिए ही हमें जरूरत पड़ी वेरिएंस की। देखिए बेटा आगे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। द वेरिएबल्स x एंड y आर डिफरेंट। हमने भी देखा कि x की वैल्यूज अलग अलग थी, y की वैल्यू अलग अलग थी। हाउएवर देयर मीन आर सेम, हालांकि उनके मीन्स क्या थे, सेम थे। To distinguish x from y, we need variability which can be measured by variance. x और y के बीच में डिफरेंस को शो करने के लिए हमें वेरिएबिलिटी चाहिए और वो निकालेगा हमारा वेरिएंस। वेरिएंस की नोटेशन नो x। ठीक है, वेरिएंस x का, रैंडम वेरिएबल का x का, इसको इससे डिनोट करते हैं। क्या करेंगे, xi माइनस में मीन का स्क्वायर और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। हर एक xi में से मीन को घटा के उसका स्क्वायर करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उन सब को जोड़ेंगे तो आएगा वेरिएंस। और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कब आता है, जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम पहले वेरिएंस को निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस का वो फॉर्मूला जो हम कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं, ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ xi स्क्वायर pi। हर एक xi को, ये x की वैल्यूज हैं, उनका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ेंगे, माइनस में जो हम मीन में काम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी pi xi, उनके सम का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर के मीन में से x के मीन का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी मीन ही है, ये भी मीन ही है, इस मीन को इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आएगा हमारे पास वेरिएंस। ये तो था बेटा थ्योरेटिकल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस वेरिएंस को ही निकालेंगे। देखिए जरा कैलकुलेशन पार्ट। एग्जांपल 28, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई। एक डाई को फेंकेंगे तो थ्रो पे कौन कौन से नंबर आएंगे, इसका वेरिएंस निकालिए। तो सबसे पहले हम बात करें हमने सैंपल स्पेस की। क्यों, सैंपल स्पेस में क्या आएंगे, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। अब हमें वेरिएंस किसका निकालना है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो, मतलब x ही हो गया ये। लेट x डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो। x क्या है हमारे पास, अब रैंडम वेरिएबल है जो इनमें से कोई भी वैल्यूज ले सकता है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब 6 में से 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6। 6 में से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/6। 6 में से 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 तो एक ही बार है, टोटल आउटकम 6 है तो 1/6। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, और ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे मीन और देन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए जरा, पहले बात करते हैं मीन की। मीन कैसे निकलेगा, हर एक एक्सरसाइज की पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको जोड़ते जाएंगे। 1 और 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1/6 की करेंगे, 3 और 1/6 की करेंगे, 4 और 1/6 की करेंगे, 5 और 1/6 की करेंगे, 6 और 1/6 की अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेटा एक ध्यान देना कि इनको काटना मत, क्योंकि हमें इन सबको ऐड भी करना है। बेस सेम होगा तो एडिशन में आसानी हो जाएगी। इन सबको जोड़ा तो ये आया हमारे पास 21/6। किसकी वैल्यू है ये, ex की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे ex स्क्वायर। xi का स्क्वायर करते जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते हैं जरा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और उसकी 1/6 से मल्टीप्लाई 1/6। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 की 1/6 से मल्टीप्लाई 4/6। 3 3 9 की 1/6 से मल्टीप्लाई, 4 की 4 से, 5 की 5 से, 6 की 6 से। इन सबको जोड़े, 6 और 5 11, 11 और 9 तो हो जाएगा 20, 10 30 और 31, 3 3 6 2 8 और 1 9, 91/6। ये आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब निकालें वेरिएंस का फॉर्मूला, हमारे पास क्या था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से
ई एक्स के होल स्क्वायर को माइनस कर दो। ये क्या था 91/6, इसकी वैल्यू क्या आई है 21/6, इसका होल स्क्वायर करना है 441/36। एलसीएम ले लें, 6 से गुना माइनस में 441 घटाएंगे तो क्या आएगा 501, 105 बटे में 36। क्या ये कटेंगे, 3 से ही कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 35/12 ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ये बनेगा वेरिएंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके। फिर हमने निकाला ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का मतलब हमने मीन ही निकालना है एक्स का। मीन कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज को उनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ते जाएंगे, ये मीन आ गया। नेक्स्ट हमने निकालना था ई एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करते जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज टेकिंग एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, यू गॉट योर रिक्वायर्ड आंसर। और अब डिस्कस करते हैं बेटा आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल 29, two cards are drawn simultaneously or successively without replacement from a well shuffled pack of 52 cards। 52 ताश के पत्तों में से 2 कार्ड निकाले बट विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। कि राजा कितने आते हैं, इसी को हम एक बार एक्स मान लें। दोनों ही कार्ड्स पे राजा आने की संख्या को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0, या तो दोनों ही कार्ड पे किंग नहीं आएगा। 1, दोनों में से किसी एक कार्ड पे किंग आ सकता है। 2, दोनों के दोनों कार्ड्स पे किंग आएगा। x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब दोनों ड्रॉ में से किसी में भी किंग नहीं आया। अब किंग ना आए तो टोटल पत्ते हमारे पास कितने बचते हैं 48, 4 किंग होते हैं। और वैसे टोटल पत्ते हमारे पास क्या है 52 हैं। 2 कार्ड्स निकालने हैं, यहाँ निकाल लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन का, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए। क्या बनेगा 48, बिना किंग वाले कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले और टोटल में से भी हमने 2 कार्ड निकाल दिए। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस में r फैक्टोरियल। ठीक है, बटे के नीचे बटे टर्म है, पलटेंगे फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। फर्स्ट ड्रॉ में अगर हमारे पास कोई किंग नहीं निकलता, मतलब 48/52। ठीक है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल कार्ड 51 बने हैं और एक कार्ड इनमें से निकल भी गया तो ये आएगा आपके पास। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको काट के सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यही आंसर आना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, दोनों कार्ड्स में से एक में क्या आ जाए आपके पास, किंग आ जाए। तो किंग वाले कितने पत्ते हैं 4, उनमें से तो एक पत्ता आया। और दूसरा ना वालों में से तो एक कार्ड आएगा आपके पास 48 में से, और 52 में से तो 2 ही कार्ड निकले हैं। आप इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही हम निकालेंगे x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, दोनों ही कार्ड आपके पास किंग है। अब हमें पता है किंग 4 होते हैं, 4 में से 2 कार्ड निकाल लिए और टोटल 52 में से 2 कार्ड निकाल लिए। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 4 कार्ड में से एक कार्ड निकला है विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बाकी 3 में से निकल जाएगा। काटे जरा इसको 3 से और इसको 4 से ही कट जाएगा, क्या आएगा 1/221। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो आसान लगता है आप उससे कीजिए। ये बना दिया हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब निकालते हैं x पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई और फिर जोड़ देंगे। ई एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, इनको भी सिंप्लीफाई कर देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसमें से इसका होल स्क्वायर घटाना है। ठीक है बच्चे, टेकिंग एलसीएम, रिमेनिंग पार्ट तो बहुत इजी है, बस आपने प्रोबेबिलिटी निकालते हुए बहुत ध्यान देना है।
ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड एग्जांपल्स कवर होते हैं। होप कि बेटा आपको ये एग्जांपल और बेसिक समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।